राम राम किसान भाइयों। कल की वीडियो जो मैंने आपको भेजी थी और उसमें कई सारी बातें थी जिसमें कि आपने बहुत अच्छे कमेंट्स दिए, बहुत अच्छे रिप्लाई दिए और बहुत सारे किसान साथी बड़े अप्रिशिएट कर रहे थे। तो मैं आपको एक बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप सभी से सीखा है। मैं तो अपना नाम भी अपने साथ नहीं लेके आया था, ठीक है। आप सभी से सीखा है, वही आपको डिलीवर कर रहा हूँ, बशर्ते कि आप उसका फायदा उठाओ। ठीक है, मेरा बस यही मकसद है कि जो चीजें हमारे लिए खो गई हैं, ठीक है, खोई ही हैं, क्योंकि हमारे नॉलेज तो हमारी सब वही है, ठीक है, लेकिन हम उन्हें अब दोबारा से अगर जागृत करें, अपने माइंड में ये चीजें लेकर चलें कि भाई हम ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेस लेकर चलें, क्योंकि हमारे पास में नॉलेज का तो भंडार है। क्योंकि पिछले कितने समय से खेती होती चली आई है परिवारों में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम उन चीजों को स्वीकारें कि भाई अब बदलाव का समय है। पिछली जो चीजें चली आ रही थी वैसे ही चीजें आगे नहीं चलने वाली हैं। दायरा जमीन का भी घटता जा रहा है। हमारी सोच अगली पीढ़ी में बहुत ज्यादा बदल रही है, क्योंकि अगली पीढ़ी कुछ और करना चाहती है। उसके पीछे का कारण हम ही हैं, क्योंकि हम अगली पीढ़ी को प्रेरित ही नहीं कर रहे हैं कि वो इस टाइप से इस डायरेक्शन में जाए, ठीक है। तो ये सब आप ही का है, वो आप ही को मिल रहा है वापस होके, और आप ही से सीखा है सब कुछ। किसान भाइयों को मैं एक पॉइंट यहाँ पर बोलना चाहता हूँ कि जो चकोरी की खेती करना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी ये है कि 10 से 15 दिनों में अभी प्लांट चालू होने वाले हैं। तो मैं आपको काफी सारे प्लांट्स की डिटेल देने जा रहा हूँ। दूसरा, आपको चकोरी के रेट इस ईयर के बता दूंगा कि इस साल में कितने रेट आपको मिलने जा रहे हैं। और अगला एक पॉइंट जो बहुत सारे किसान भाइयों का है, गन्ने में लाल सड़न रोग को लेकर बहुत सारे किसान भाइयों की कमेंट है। तो देखिए, लाल सड़न रोग की जो शुरुआती अवस्था होती है ना, जिसमें कि 10%, 5% या 15% तक वो आया हुआ है और उसे हम कंट्रोल करने के लिए जाएं, तो लाल सड़न रोग को हम उस अवस्था में रोक सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो पूरे खेत में फैल गया है पूरी तरह, तो उसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्योंकि ये जड़ से ही सूखता है। और जब जड़ सूख जाती है तो ऊपर का जो पौधा है वो ऑटोमेटिक ही पूरी तरह सूख जाता है। तो जड़ से ही फुटाव नहीं आएगा तो पूरे पौधे में कैसे फुटाव होगा, है ना। तो अगर 10-15%, 20% तक है तो उसकी रोकथाम आप कर सकते हो बड़ी आसानी से। लेकिन और हाँ, एक बात और बता दूं, जिन खेतों में लाल सड़न रोग इस साल रहा है वो अगले साल इसमें गन्ने की खेती ना करें। 1 साल का गैप दें, उसके बाद में आप लाल सड़न रोग की यहाँ पर रोकथाम करें, अपनी सीड का ट्रीटमेंट करके, ट्रीटमेंट करने के बाद बुवाई करें और तब अपने खेत में देखें, फिर लाल सड़न रोग नहीं आएगा। एक मेरे किसान भाई हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि वो सारी दवाएं ले आए हैं, चूना भी ले आए हैं, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड भी ले आए हैं, और उन्होंने यहाँ पर स्प्रे के लिए और खाद में मिला के लगाने के लिए भी दवाएं ले आए हैं, ठीक है। तो अगर आपके खेत में, आप दवा तो ले ही आए हो, आपके खेत में गुंजाइश अगर होगी कि हाँ वो खेत ऊपर बढ़ सकता है, तो आप उसमें दवा को वहीं का वहीं खेत में जिस टाइप से मैंने बताया उस टाइप से लगा दीजिए। अगर गुंजाइश होगी उसमें फुटाव लेने की तो वो जरूर फुटाव ले जाएगा, ठीक है। और विशेषकर उन किसान भाइयों को मैं बता दूं कि जो किसान भाई कमेंट कर रहे थे कि 05234 को क्या हम बोरोन के साथ मिला सकते हैं, तो देखिए, बोरोन को आप 05234 के साथ मिला के स्प्रे कर सकते हो, लेकिन 05234 को बालियां निकलने के बाद स्प्रे ना करें, उससे पहले स्प्रे कर लो 05234 को। अगर बालियां निकल आई हैं तो फिर 0050 का उपयोग आप करें उसके साथ में बोरोन मिक्स करके, ठीक है। बहुत सारे किसान साथियों का कमेंट था कि क्या हम कोराजन के साथ में या दूसरे कीटनाशक के साथ में 0050 मिला सकते हैं क्या। हाँ, आप 0050 मिला सकते हैं, लेकिन अगर 05234 या 19-19-19 को आप किसी भी कीटनाशक के साथ मिलाते हैं तो उसका रिजल्ट थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। इसीलिए बहुत सारी बातें इसलिए नहीं कही जाती कि आपको रिजल्ट कम ना मिले, क्योंकि कीटनाशक का रिजल्ट अगर कम मिलेगा, महंगा कीटनाशक है, अगर उसका रिजल्ट कम हुआ तो फिर आपको दिक्कत आएगी। इसलिए हम सजेस्ट नहीं करते कि आप एनपीके को कीटनाशकों के साथ ज्यादा मिक्स करें, सिर्फ 0050 डाल दें, वो ज्यादातर सभी प्रोडक्टों के साथ फेमिलियर होती है और वो दिक्कत नहीं करती, ठीक है। अब बात करते हैं कि बहुत सारे किसान भाई यहाँ पर पूछ रहे थे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 0050 के साथ मिला सकते हैं क्या। हाँ, आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ 0050 मिला के स्प्रे कर सकते हो।
बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। एक किसान भाई का कमेंट था कि वो कह रहे थे कि क्या हम बालियां निकलने के बाद भी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो दानेदार ग्रेनुअल फॉर्म में होती है उसे लगा सकते हैं। आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड चिलेटेड फॉर्म में ले लो, चिलेटेड फॉर्म में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लेके उसका स्प्रे कर दो। वो स्पेशली बालियों के लिए ही डिजाइन किया गया है। और अगर बालियों के ऊपर फंगस दिखाई दे रही है आपको, तो वहां पर चिलेटेड कॉपर का यूज करके आप अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। ठीक है साथियों, ये कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था, आपको डिस्कस करना चाहता था। और खासकर उन किसान भाइयों को जिन्होंने कि उस वीडियो पर रिप्लाई किया है, उनके लिए वाकई में बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने रिप्लाई किया। और मैं कोशिश करूंगा साथियों कि आपको बहुत अच्छे नोट्स बहुत जल्दी डिलीवर करूं, जिससे कि आपको पता लगे कि किस डेट में या किस टाइम पर आपको फसल में कौन सा साल्ट लगाना है और उस साल्ट का गैप कितना रखना है, उसके बाद कीटनाशक का स्प्रे कब करना है, फंगीसाइड का स्प्रे कब करना है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पॉइंट टू पॉइंट और लगभग कुछ समय के अंतराल पर आपको यूज करने के लिए दे दी जाएंगी। इससे क्या होगा कि आपके माइंड में एक फसल को लेकर एक इमेज बन जाएगी कि हमें ये साल्ट इस समय पर लगाने हैं। ठीक है, अगर उस साल्ट को उस समय पर लगाओगे आपको रिजल्ट मिलेंगे। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रिजल्ट मिलता है तो आप एक डोज उसमें अलग से बढ़ा के यूज कर सकते हो, आपको रिजल्ट प्रॉपर मिलेंगे। ठीक है, और दूसरा एक पॉइंट बताना चाहता हूँ, जो भी किसान साथी ये कहते हैं कि आप आलू में भी वही दवाएं लगवा रहे हो, गेहूं में भी लगवा रहे हो, गन्ने में भी लगवा रहे हो, धान में भी वही दवाएं लगवा रहे हो, तो दवाएं सब सेम होती हैं। ठीक है, ये सिर्फ दिमाग को घुमाने का भ्रम पैदा करने वाली बातें होती हैं। आप इस जंजाल में ना पड़े कि हर फसल में अलग अलग दवाएं होनी चाहिए। ठीक है, इसका कारण बताता हूं मैं आपको। ज्यादातर जितनी भी फसलें हैं उन फसलों को नाइट्रोजन की जरूरत होती है, फास्फोरस की जरूरत, पोटास की, सल्फर की जरूरत होती है। ये कॉमन 4 प्रोडक्ट हैं। ठीक है, फेरस सल्फेट यानी लो पोषक तत्वों की जरूरत होती है, उसके साथ आपका कॉपर सल्फेट हो गया, कॉपर सल्फेट की जरूरत होती है, और जितने भी सल्फेट वाले तत्व हैं उनकी जरूरत होती है। ठीक है, फॉस्फेट वाले हमने यूरिया खाद के साथ में लगा दिए। तो फॉस्फेट और सल्फेट इनका कॉम्बिनेशन बना के अगर आप चलोगे, आपको अपनी फसलों में कभी मात नहीं खाओगे। इसका आपको पक्का प्रूफ मैं दे सकता हूँ। आप गेहूं में भी वही साल्ट डालिए, मक्का में भी वही डालिए, धान में भी वही लगाइए, गन्ने में भी वही लगाइए और रिजल्ट देखिए फिर। ठीक है, ये नहीं कि हर फसल में आपको साल्ट बदलने हैं। कभी किसी ने कहा है आपसे कि यूरिया खाद को सिर्फ मक्का में लगाना है और पोटास को सिर्फ ज्वार में लगाना है या बाजरा में लगाना है या गन्ने में लगाना है? कभी नहीं कहा ना। क्यों? क्योंकि आप उस चीज को लेकर भ्रमित नहीं होते। ठीक है, और जिन चीजों को लेकर भ्रम में पड़ जाते हो, दुकानदार आपको जैसे भ्रमित करना चाहें वैसे कर सकते हैं, तो वो आपको घुमा देते हैं फिर उन चीजों में। तो आप ये बात सटीक माइंड में रखिए कि जो आपको अच्छे 6 से 7 प्रोडक्ट हैं जो कि हर फसल में काम करते हैं, उन प्रोडक्टों को आप फिक्स रखिए। ठीक है, आप अगर फिक्स इन प्रोडक्टों को रखेंगे तो आपको ज्यादा दिक्कतें आगे नहीं आएंगी और आपकी लागत कम रहेगी हर फसल में। ठीक है, और आपकी फसल भी अच्छी होगी। साथियों, आशा करता हूं आप इस पॉइंट को बिल्कुल अपने माइंड में मेकअप करके आगे रखोगे और इसका फायदा उठाओगे। ठीक है, और अगर चाहते हो कि इस टाइप की वीडियो आगे भी आपको मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आजकल। ठीक है, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर चाहते हैं कि ये वीडियो दूसरे साथियों के पास में जाए तो इसे शेयर जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।